Hello friends, welcome back to my channel and my name is Kapil. Okay, we are back with one more video. So आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बुक किया है और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वो जो कि लोन अप्रूवल है, और लोन अप्रूवल के बाद आपको जो भी पेमेंट करना है, जो कि 5% है, 10% है, और जो भी शेड्यूल के हिसाब से आपको पे करना है, वो करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको लीगल ओपिनियन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, कितने रुपए होते हैं लीगल ओपिनियन के लिए, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट से अगर आपने कुछ भी बुकिंग अमाउंट दिया है, तो अलग अलग बिल्डर अलग अलग बुकिंग अमाउंट लेते हैं। कोई बिल्डर 1 लाख लेता है, कोई बिल्डर 50,000 लेता है, कोई 2 लाख लेता है। तो वो सब बुकिंग अमाउंट देने के बाद आपको ये पहले चेक करना है कि अगर आप बुक करने से पहले आपको चेक करना है कि अगर वो आप बुकिंग कैंसिल करते हो तो उसमें कोई भी अमाउंट डिडक्ट होगा या नहीं, वो आपको बहुत ही पहले से ही पूछना चाहिए। और अगर कट होता है अमाउंट तो कितना कट होता है, और अगर बुकिंग कितने टाइम के अंदर कैंसिल कर सकते हैं वो भी आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर ये मेंशन करते हैं कि अगर आपने बुकिंग विद इन 7 डेज़ में किया तो ही आपको मिलेगा, या फिर कैंसिल किया तो ही मिलेगा, या फिर कुछ टाइम ले लिया तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको पहले कहीं पे भी लिखा हुआ है या नहीं, रिसिप्ट पे नहीं लिखा है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप डिसीज़न लें बुकिंग का। तो ये है चीज़। अगर आपने ऑलरेडी बुक कर दिया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा की पूरा रिफ़ंड मिलने वाला है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको उसको बिल्डर से उसके सब लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको उसको पूछने चाहिए, उससे लेने चाहिए, और वो सब लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें आती है। अगर आपका प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर रेडी टू मूव है, तो रेडी टू मूव के केस में आपको बहुत सारे चीज़ें क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ और वेरिएशन रहते हैं, जिसकी वजह से आपको डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अगर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसमें भी आपने, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसका प्रॉपर्टी ए खाता हो सकती है, बी खाता हो सकती है, ई खाता हो सकती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, बीबीएमपी अप्रूव्ड है या बीडी अप्रूव्ड है, बीएमआरडी अप्रूव्ड है। तो वो चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है और उसका क्या क्या इम्पेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ तो अगर आपने देख ही लिए, तो अभी चलिए आते हैं अपने लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो लीगल डॉक्यूमेंट में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपका जो सेंक्शन प्लान है, बीबीएमपी से अप्रूव्ड जो भी प्लान है वो प्लान, और अगर आपका जो ब्रोशर में जो प्लान है वो सेम है कि नहीं, वो तो आपको वेरीफाई करना ही चाहिए। उसमें कितना डेविएशन है वो आपको चेक करना चाहिए, और अगर ज़्यादा डेविएशन है तो आपको पूछना चाहिए। तो ये वो चीज़ पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जनरली कोई भी बिल्डर रहता है तो उसमें बिल्डर एंड ओनर दो शेयर रहते हैं। तो अगर आपका भी जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका जो फ्लैट है वो कहाँ पे आता है, वो आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में कहाँ पर है। अगर वो बिल्डर की उसका अगर ओनर बिल्डर ही है तो आपको बिल्डर से सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। अगर उसका ओनर कोई भी दूसरा जो जिसके पास ज़मीन है वो है तो आपको उसकी साइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आप जो भी ओनर का शेयर है वो बिल्डर तो सेल नहीं कर रहा ना, जनरली वो करना नहीं चाहिए अगर कर रहा है तो, क्योंकि उसको कुछ राइट्स नहीं है उसको सेल करने का। ठीक है, अगर अगर वो दोनों जीडी है, जॉइंट डेवलपर एग्रीमेंट पे गए, तो बिल्डर वो उसको सेल कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको वो सब चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है, क्योंकि सेल एग्रीमेंट आपको पूरा की पूरा चेक करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। अगर आप कैंसिल करते हो तो कितना अमाउंट वो काट लेगा, या फिर कैसे प्रोसीड होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन से पहले ही उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कितना रिडक्शन है वो आपको चेक करना पड़ेगा, 5%, 10% या फिर कुछ भी नहीं। तो जनरली वो सब चीज़ें आपको सेल एग्रीमेंट में मिल जाएगी, तो आपको वो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको उससे जो भी जनरली वो डीसी टू डीसी कन्वर्जन के जो पेपर्स है उसमें जो भी
जैसे मैं बोला कि GDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है या नहीं, वो कौन से सर्वे नंबर है, कौन कौन से सर्वे नंबर का ओनर कौन है, वो सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेटेस्ट EC मांगना चाहिए, क्योंकि EC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जहाँ से आपको पता चलता है कि अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई भी उस फ्लैट के लिए या कहीं पे भी वो उसने किसी को सेल किया है तो कैसे किया है, वो सब चीज़ें आपको पता करनी चाहिए। आपको बैंक लोन अप्रूवल करे तो कौन सी बैंक से अप्रूवल ले रहे हो, SBI है, HDFC है, कौन सी बैंक से अप्रूवल ले रहे हो, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और आप जनरली देते ही हो तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको मैं तो बोलूँगा कि आपका जो सेल एग्रीमेंट आपको पूरा की पूरा देखना चाहिए। और उसमें कहीं पे भी बहुत सारे उसमें क्लोज लिखे रहते हैं कि कितना पेनल्टी कब है, अगर कोई भी जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो कोविड की वजह से या दूसरा कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो डिले करते हैं तो जनरली कितना टाइम फ्रेम है, अगर उससे ज़्यादा डिले करते हो तो वो आपको इंटरेस्ट या फिर मंथली अमाउंट पे करेगा या नहीं, वो आपको पूछना चाहिए। ठीक है, तो रेरा का जो सर्टिफिकेट है वो रेरा सर्टिफिकेट भी आपको मांगना चाहिए। और रेरा सर्टिफिकेट आपको देखना चाहिए कि उसका नंबर क्या है। उसमें भी अगर बिल्डिंग सेशन प्लान है तो उसका वैलिडिटी क्या है, कब तक वैलिड है, कितने फ्लोर प्लान है, कितने फ्लोर से कितने बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 है, कहाँ पर है, और एमिनिटीज़ जो भी है वो कब तक ख़त्म होगी। तो एमिनिटीज़ जनरली जो भी चीज़ें रहती है वो सेल एग्रीमेंट में ज़्यादा मेंशन नहीं की जाती, लेकिन आपको उसका क्लैरिटी लेना चाहिए कि अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो वो कौन से स्टेज पे। जनरली आपका फ्लैट तो बन जाएगा लेकिन एमिनिटीज़ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉब्लम कर सकती है कि जो कि आपको 50 एमिनिटीज़ बोलिए, 40 एमिनिटीज़ बोलिए, उसमें से आपको 20 एमिनिटीज़ ही मिले तो वो उसको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें कहीं पे भी मेंशन की नहीं जाती। तो वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन में जाए या फिर रेडी टू मूव में जाए। तो अगर आपको उससे दिक्कत है तो आप रेडी टू मूव में भी जा सकते हो, क्योंकि रेडी टू मूव में आपको पूरा की पूरा क्लैरिटी रहता है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कैसी क्वालिटी है, कौन से लेट्स से कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कौन सी, जैसे डोर है तो डोर का कौन सा मटेरियल है, या फिर टाइल्स कौन से मटेरियल की है, सब कुछ आप वैलिडेट कर सकते हो। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में आप वो सब चीज़ें वैलिडेट नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे फैक्टर आपको इम्पेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तो बाकी के सब फैक्टर मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। उसके लिए अगर लगता है तो मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन, बाय बाय।